भैया बहनों, आज हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें 3 टॉपिक है। पहला ये है कि जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करे, जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है उसी दिशा में वो भी गति करना प्रारंभ करे तो क्या होगा। दूसरा है कि जब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करे, और तीसरा जब वो तिरछा किसी अन्य कोण पर, ना वो तो समांतर हो ना ही लंबवत हो, किसी अन्य कोण पर भी प्रवेश करे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जब वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करे। जैसे मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इसी दिशा में हमारा आवेशित कण भी प्रवेश कर रहा है, तो उसके वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों क्या हो, समान हो। तो B और V मतलब चुंबकीय क्षेत्र और कण के वेग की दिशा, इनके बीच का जो कोण होगा वो कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री। इस स्थिति में लगने वाला जो लॉरेंज बल है, तो आप जानते हैं लॉरेंज बल का सूत्र यह बराबर क्यू वी वी साइन थीटा, जनरल सूत्र आपका है। तो यहाँ पर चूंकि v और b के बीच का जो कोण थीटा यहाँ पर वो कितना है, 0, तो साइन 0 का मान क्या हो जाता है, 0, तो लगने वाला बल 0 हो जाएगा। अर्थात यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करेगा तो उसके ऊपर लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा, अर्थात वह कण सरल रेखा में ही गति करता रहेगा। बल लगेगा तभी तो उसकी दिशा बदलेगी, तो यहाँ उसके ऊपर बल कार्य नहीं करेगा, जिसके कारण से वह जिस दिशा में गति कर रहा है उसी दिशा में गति करता रहेगा। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं यहाँ पे कि जब वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, उसको यहाँ पे देखिए प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे क्रॉस जो दर्शाया गया है, क्रॉस, वो क्रॉस प्रदर्शित कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वह तल के लंबवत अंदर की ओर है। आप जैसा जानते ही हैं कि सदिश को तीर के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो जो तीर है उसका एक तीर का क्या होता है, हेड और टेल। अगर तीर की नोक हमारी तरफ हो तो नोक तो हमको डार्ट दिखेगा, तीर का नोक अगर हमारी तरफ हो। अगर उसकी तीर की नोक यदि अंदर की ओर है तो हमें उसकी पूंछ दिखेगी, तो क्रॉस। तो उसी के आधार पर यहाँ पे उसको प्रदर्शित किया गया। क्रॉस अगर आपको ऐसे प्रदर्शित किया गया तो मतलब जो क्षेत्र है वह तल के लंबवत अंदर की ओर है। अगर वह डॉट के रूप में प्रदर्शित किया गया हो तो इसका मतलब ये होगा कि क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की ओर है, हमारी तरफ है। ठीक है, तो ध्यान दें, यदि कोई धन आवेशित कण यहाँ पर v वेग से क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, देखिए क्षेत्र अंदर की ओर है और यह ऐसे गति कर रहा है, अर्थात इनके बीच का जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री। इस स्थिति में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, तो देखिए जब कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसके ऊपर लगने वाला जो लॉरेंज बल है उसको दर्शाने के लिए उसकी दिशा क्या होगी, इसके लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम अप्लाई करते हैं। उसके बारे में हम लोग पहले पढ़े भी हैं कि ये जो हमारी मध्यमा है वह आवेशित कण की या धन आवेशित कण के वेग की दिशा होगी। यह वेग की दिशा, ठीक है, यह हो गई क्षेत्र की दिशा और यह लगने वाला बल। तो इस तरह से यहाँ पर जो आवेशित कण, धन आवेशित कण है, उसके वेग की दिशा यह हो गई, क्षेत्र अंदर की ओर हो गया, और ये जो अंगूठा है वह बल की दिशा में। इस प्रकार बल किधर लग रहा है, ऊपर की ओर। इस बल के कारण इसके वेग की दिशा में परिवर्तन होगा, यह बल की दिशा की ओर मुड़ेगा। और इस तरह से अगले पॉइंट पर यहाँ पर हम लोग देखें, अब वेग की दिशा ऊपर की ओर हो गई है। अब वेग की दिशा, ये हमारी मध्यमा, क्षेत्र हमारा, ये तर्जनी अंदर की ओर और अंगूठा बल की दिशा में। इस प्रकार सदैव जो बल इसके ऊपर आरोपित होगा वह वेग की दिशा के लंबवत आरोपित होगा, जिसके कारण से यह कण सरल रेखा में न गति करके एक वृत्ताकार पथ का अनुसरण करेगा। इस तरह से लॉरेंज बल इस आवेशित कण को एक वृत्ताकार मार्ग पर इसे मोड़ देगा। इस तरह से यह कण हमारा वृत्ताकार पथ का अनुसरण करेगा। अब ध्यान दें, इस स्थिति में लगने वाला जो बल होगा, लॉरेंज बल, वह यह बराबर क्यू वी वी साइन थीटा से, देखिए तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है तो क्यू वी वी, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। इस तरह से इस लॉरेंज बल के कारण यह आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर गति करना प्रारंभ करेगा। अब यहाँ पे चूंकि यह वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो आप जानते हैं कि वृत्ताकार पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, और अभिकेंद्र बल किसी न किसी बल के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल इसी लॉरेंज बल से प्राप्त हो रहा है। तो इस स्थिति में देखें तो अभिकेंद्र बल F बराबर हमारा यही लॉरेंज बल ही अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, और अभिकेंद्र बल बराबर होता है mv²/r, जहाँ m उस आवेशित कण का द्रव्यमान, v उसका वेग और r उसकी पथ की त्रिज्या। अब यहाँ पर हम देखें तो v, एक v से एक v कट जाएगा, तो q d बराबर
एम वी अपान आर, तो आर बराबर हो जाएगा एम वी अपान क्यू बी। इस तरह से वृत्ताकार पथ की त्रिज्या यदि हमें ज्ञात करना हो तो हम इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार याद करने में जैसे एम वी अपान क्यू बी हम याद करते हैं, यहाँ पर v और यहाँ पर v, यहाँ पर b है, v और v में कंफ्यूजन होकर कई बार बच्चे b को ऊपर और v को नीचे लिखते हैं, इसलिए जब भी याद करिए तो लिख कर याद करिएगा। अब आगे देखिए, r का मान जो हमें प्राप्त हो गया है एम वी अपान क्यू बी। इस सूत्र से अगर आप देखें तो ये जो एम वी है, आप जानते हैं द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, संवेग। तो इस तरह से अगर आपको कहीं क्वेश्चन में संवेग दिया हो और आवेशित कण पर कितना आवेश है और चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है और आपसे त्रिज्या पूछेगा तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, R बराबर P अपान क्यू बी। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पे, ये जो आवेशित कण गति कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न में उसकी गतिज ऊर्जा दी होती है, तो आप जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2k अपान m, तो v बराबर √2k अपान m। अब हम इस v का मान यहां पर रख सकते हैं। देखिए, ऐसा करें, इसको समीकरण 1 बना दें। समीकरण 1 में हम इस v का मान रखेंगे तो r का मान हो जाएगा r बराबर m अपान क्यू बी, और v की जगह पर हो जाएगा √2k अपान m। अब यहाँ देखिए, m जो बाहर है अगर इसको हम अंदर ले जाएं तो यह स्क्वायर में हो जाएगा 1 अपान क्यू बी √2k m स्क्वायर बाई m। एक m से एक m कट जाएगा और चलिए, तो r बराबर मिल जाएगा 1 अपान क्यू बी √2k, या इसको रुकिए ऐसे लिख दें सीधे √2k m बाई क्यू बी। ध्यान दें, यहाँ पर इस एक m से एक m कट गया है तो ऊपर बचा है √2k m बाई क्यू बी। तो यह अगर गतिज ऊर्जा हमें दिया हो प्रश्न में तो उस स्थिति में हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर कई सारे फार्मूले आ रहे हैं, आप मेन इसी एक फार्मूले को याद रखिएगा, बाकी तो आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखें, यहाँ पर कई बार ऐसा आता है कि प्रश्न में कि जो आवेशित कण है उसको v विभवांतर से त्वरित करके भेजा गया होता है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो ध्यान दें, यदि किसी आवेशित कण को, या ऐसे कहें कोई आवेशित कण जिस पर आवेश q हो, अगर हम उसे v विभव से त्वरित करेंगे, उस स्थिति में उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वह k बराबर qv होती है। तो अब हम लोग इसी चीज का यहाँ उपयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जहाँ k है, k की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, qv, तो 2qvm अपान qb। एक मिनट, हाँ, तो अब देखिए, ऊपर देखेंगे √q है और नीचे q है, अगर इसको भी हम √ में ले जाएंगे तो यह q स्क्वायर हो जाएगा। और उस स्थिति में पहले इस v को बाहर रखिए और 2qvm अपॉन q स्क्वायर, इसको हम √ में ले गए हैं तो यह क्या हो गया, q स्क्वायर हो गया। अब एक q से एक q कट जाएगा तो क्या मिलेगा, 1/v √2vm अपॉन q। तो अगर कहीं आपसे प्रश्न में यह पूछा हो दिया हो कि v विभवांतर से उसको त्वरित किया गया हो तो उस स्थिति में आप इस सूत्र का उपयोग करेंगे। अब ध्यान दें, अगर यह वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसकी पथ की जो त्रिज्या थी r बराबर, वो हम लोग को जो प्राप्त हुआ था वह सूत्र हम यहाँ पे देखेंगे कई हमारे पास हो गए हैं। जैसे एक है r बराबर √2km अपान qb, एक हमारा हो गया r बराबर 1 अपान b √2vm अपान q, और इसी तरह से चलिए, एक पहला जो इक्वेशन था हमारा r बराबर mv अपान qb, समीकरण नंबर जो 1 था,
इस पे ध्यान दें हम लोग तो देखेंगे कि ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या किसके प्रोपोर्शनल है? वेग के। यदि वेग जितना अधिक हम बढ़ाएंगे त्रिज्या उतनी ही बड़ी होती जाएगी। ठीक है। अब अगर हम इसका परिक्रमण काल ज्ञात करें, चूंकि ये वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, तो इसका परिक्रमण काल ज्ञात करें या आवर्त काल ज्ञात करें कि एक चक्कर में लगाने में कितना समय लग रहा है। तो ध्यान दें, चूंकि इसकी त्रिज्या यदि हम r मानते हैं, त्रिज्या r है, तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी? तो जो दूरी होगी वह हो जाएगी 2πr, और एक चक्कर में लगा जो समय होगा उस समय को यदि हम लोग t माने, वही आवर्त काल हमारा होगा, और इसका जो वेग है वह v है। तो आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गई 2πr और चाल है v। तो एक चक्कर लगाने में लगा समय जो उसका आवर्त काल कहलाता है वह कितना होगा? 2πr/v। अब यहाँ पर हम लोग r का मान रख दें 2π/v, और r का मान देखिए जो समीकरण 1 हमारा था mv/qv, तो mv/qv, तो v से v कट जाएगा तो हो जाएगा 2πm/qv। यह उसके आवर्त काल का सूत्र हुआ। इस सूत्र से एक चीज आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि 2π कांस्टेंट है, m उस आवेशित कण का द्रव्यमान वो भी नियत है, उसका आवेश भी नियत है, चुंबकीय क्षेत्र भी नियत है। तो इस तरह से वो जो आवेशित कण, क्यों आवेश जिसका द्रव्यमान m हो, अगर वह किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो उसका जो आवर्त काल है वह आवर्त काल का सूत्र यह आपको प्राप्त हो गया 2πm/qv। इसमें आप देखेंगे कि ये जो सारे मान है वह क्या है? नियत है, अर्थात वो वेग के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। वेग उसका चाहे जितना हम बढ़ाएंगे आवर्त काल नियत रहेगा। वेग बढ़ाएंगे तो उसकी त्रिज्या बढ़ेगी। आप देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से वेग बढ़ाएंगे त्रिज्या बढ़ेगी, क्योंकि त्रिज्या वेग के प्रोपोर्शनल है। वेग बढ़ाएंगे त्रिज्या बढ़ेगी, लेकिन वेग घटाएंगे त्रिज्या घटेगी, लेकिन आवर्त काल नियत रहेगी। ध्यान दें, वेग आपने कम किया तो उसकी पथ की त्रिज्या छोटी रहेगी, वेग आपने बढ़ा दिया पथ की त्रिज्या बढ़ जाएगी, लेकिन आवर्त काल दोनों स्थितियों में क्या रहेगी? समान रहेगी। तो इस तरह से दो कंडीशन हो गया। अब तीसरे पर आते हम लोग कि जो आवेशित कण है वह तिरछा प्रवेश करे। ध्यान दें, जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और जो आवेशित कण प्रवेश कर रहा है v वेग से, वह इससे थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा हो। तो अब हम इस वेग का घटक निकालेंगे एक क्षेत्र की दिशा में, तो जो क्षेत्र की दिशा में घटक होगा वह हो जाएगा v cos थीटा, और जो क्षेत्र के लंबवत घटक होगा वह हो जाएगा v sin थीटा। आप जानते हैं क्षेत्र की दिशा में जो घटक है, क्षेत्र की दिशा में जो वेग है, उसके कारण वह ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा, और क्षेत्र के लंबवत वाले घटक के कारण वह वृत्ताकार, क्योंकि क्षेत्र की दिशा में यदि कोई आवेशित कण गति करता है तो उसके वेग में उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वह जब क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसके वेग की दिशा बदल जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आवेशित कण तिरछा प्रवेश करेगा वह इस लंबवत घटक के कारण वृत्ताकार मार्ग पे और इस समांतर घटक के कारण स्पर्श और ऋजुरेखीय पथ पर गति करेगा, जिसके कारण से उसका पथ हेलिक्स के रूप में हो जाएगा, कुंडली के रूप में हो जाएगा, और इस तरह से वह क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ता जाएगा। जिधर क्षेत्र है क्षेत्र की दिशा में आगे बढ़ता जाएगा हेलिक्स के रूप में गति करते हुए। अब इसका अगर हम त्रिज्या ज्ञात करें तो इसका त्रिज्या भी इसी सूत्र से ज्ञात होगा। बस यहाँ पर वेग का जो मान घटक लेंगे वो कौन सा लेंगे? वृत्ताकार पथ पर किसके कारण गति कर रहा है? इस v sin थीटा के कारण। तो वेग के यहाँ पर हम लिखेंगे v sin थीटा। तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा r बराबर m v sin थीटा अपॉन qv। ठीक है। अब अगर हम लोग को यह ज्ञात करना हो कि एक वृत्ताकार या ये कहें एक चक्कर लगाने के बाद ये कितना आगे बढ़ गया। देखिए, हर चक्कर के बाद ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो एक चक्कर में कितना दूरी तय किया, जिसे हम पिच कहते हैं। तो इस दूरी को ज्ञात करना है, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो यह क्षेत्र की दिशा में किस वेग से चल रहा है? तो v cos थीटा। तो क्षेत्र की दिशा में इसका जो वेग है वो v cos थीटा है, और कितने समय में यहाँ तक पहुंच रहा है? तो आवर्तकाल t। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, या जो पिच हम ज्ञात करेंगे तो उसमें हम लोग दूरी बराबर 4 गुणे समय, तो 4 v cos थीटा और समय t। तो
तो टी की जगह पर हम क्या रख देंगे, 2πm/qv। इस तरह से अगर इसका पिच ज्ञात करना हो तो हम पिच भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में अध्ययन किया, जिसमें 3 कंडीशन जो थे उनके बारे में देखा और जितने फार्मूले से डिराइव हो सकते थे उसे हम लोगों ने यहाँ पे प्राप्त किया। और इसको आप लोग स्वयं एक बार करिएगा और जहाँ समस्या होगी उसे पूछेगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। और इस पर कुछ आंकिक प्रश्न हैं, उनको भी आप सॉल्व करें।